नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की क्या हैं हेडलाइंस। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने किए नए नियम प्रस्तावित। नहीं मिलेगी गेमिंग कंपनियों को सट्टेबाजी की अनुमति। सत्यापन के लिए केवाईसी को बनाया अनिवार्य। रानी वेलु नचियार की जयंती आज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी मात। और नासा के एक शीर्ष अधिकारी ने दी चेतावनी। चीन कर सकता है चंद्रमा के संसाधनों पर दावा। चीन ने की अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबरों को शुरू करें। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बढ़ते हुए आकार और प्रचलन को देखते हुए सरकार अब कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग के तहत कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें उपयोगकर्ताओं को आर्थिक, मानसिक और अन्य जोखिम उठाने पड़े थे। ऐसे में सरकार का रुख अब ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन यानी रेगुलेशन पर है। ऑनलाइन खेलों से संभावित नुकसान से उपयोगकर्ताओं या गेमर्स की सुरक्षा के मकसद से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के प्रस्ताव जारी किए गए हैं। इसके तहत एक स्वनियामक निकाय, शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया जाएगा और उपयोगकर्ताओं के सत्यापन के लिए केवाईसी को अनिवार्य बनाया जाएगा। चलिए ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के प्रस्ताव को बारीकी से समझते हैं। नए नियमों के मुताबिक अब ऑनलाइन खेलों को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होना होगा और केवल उन खेलों को भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें ये बॉडी मंजूरी देती है। नियमों के तहत बनाए जाने वाले स्वनियामक निकाय की बात करें तो इस निकाय में विविध क्षेत्रों के 5 सदस्य होंगे। ये सदस्य ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक नीति, आईटी, मनोविज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित होंगे। सरकार ऑनलाइन गेमिंग की सामग्री को भी विनियमित कर सकती है ताकि गेम में हिंसक, नशे की लत से संबंधित या फिर यौन सामग्री ना हो। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के मध्यस्थ के रूप में विनियमित करने का प्रयास किया गया है। एक मध्यस्थ की तरह ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को उपयोगकर्ताओं के केवाईसी, धन का पारदर्शी ट्रांजैक्शन और रिफंड आदि का वितरण देना होगा। केवाईसी के लिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों का ही पालन करना होगा। साथ ही एक खास जिम्मेदारी और दी गई है। अब गेमिंग कंपनियों को एक रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। यह सर्टिफिकेट आमतौर पर उन प्लेटफॉर्म्स द्वारा उपयोग किया जाता है जो कार्ड गेम या ताश के खेल खिलवाते हैं। इस सर्टिफिकेट से यह तय हो सकेगा कि ऑनलाइन गेम्स के परिणाम या आउटपुट सांख्यिकीय रूप से रैंडम और अप्रत्याशित हैं। आसान भाषा में कहें तो परिणाम पूरी तरह से कंप्यूटर जनित होंगे और किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से अप्रभावित होंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित नियमों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब सरकार के इस कदम से अब इन खेलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव, धोखेबाजी या फिर जालसाजी नहीं होगी। विनियमन के अगले चरण में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया और ई कॉमर्स कंपनियों की तरह एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा जो ये सुनिश्चित करे कि प्लेटफॉर्म मानदंडों का पालन कर रहा है या फिर नहीं। एक नोडल अधिकारी भी होगा जो सरकार के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा। तथा अंत में एक शिकायत अधिकारी भी नियुक्त होगा जो उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान करेगा। चलिए अब ऐसे विनियमन लाने के कारणों पर विचार कर लेते हैं। पहला कारण है सामाजिक। देश के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन गेम पर बड़ी मात्रा में पैसा खोने की कई घटनाएं आ चुकी हैं। इसके कारण आत्महत्याएं तक हुई हैं। आपको बता दें कि भारत में लगभग 40 से 45% गेमर्स महिलाएं हैं और एक बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे ऑनलाइन गेम्स को खेलते हैं। इसलिए गेमिंग इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना और भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन गेम्स के विनियमन का दूसरा पक्ष आर्थिक है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व 2022 में $1.5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है और 2025 में इसके $5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह उद्योग 2017 से 2020 के बीच भारत में 38% की CAGR मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि चीन ने 8% और अमेरिका ने 10% CAGR दर्ज की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि साहसी रानी वेलु नचियार अपने लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में सबसे आगे थीं। उन्होंने उपनिवेशवाद का जमकर विरोध किया और समाज के कल्याण के लिए भी काम किया। उनकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आइए वेलु नचियार के जीवन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। वेलु नचियार रामनाथपुरम की राजकुमारी थीं। रामनाथपुरम रामनाद साम्राज्य के अंतर्गत आता था। रामनाथपुरम वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है। उस समय रामनाथ साम्राज्य के राजा थे चेल्लमुथु विजय राघुनाथ सेतुपति। वेलु नचियार अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। आपको बता दें कि रामनाथपुरम क्षेत्र पौराणिक काल से प्रसिद्ध है। रामनाथपुरम में पवित्र द्वीप शहर रामेश्वरम आता है। एक किंवदंती है कि भगवान राम और रावण के युद्ध के समाप्त होने पर भगवान राम ने द्वीप के रास्ते की रक्षा के लिए एक सेतुपति या पुल का स्वामी नियुक्त किया था। वेलु नचियार इसी सेतुपति कुल से संबंधित थीं। वेलु नचियार युद्ध के कई तरीकों में प्रशिक्षित थीं, जिसमें युद्धक हथियारों का उपयोग, मार्शल आर्ट जैसे वलारी, सिलंबम, घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल है। वो कई भाषाओं की विद्वान थीं और फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में भी कुशल थीं। रानी का विवाह शिवगंगई के राजा से हुआ। वेलु नचियार के पति मुथु वदुगनाथ पेरिया वुडिया थेवर 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ एक लड़ाई में मारे गए। इसके बाद वेलु नचियार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गई। वेलु नचियार ने हैदर अली से मदद मांगी। हैदर अली ने 5000 सैनिकों और बारूद के हथियारों से उनकी मदद की। वेलु नचियार ने अमीर व्यापारियों से भी मदद मांगी। 8 साल की योजना के बाद टीपू सुल्तान, स्थानीय सामंतों, मर्दू भाइयों और थंडावरायण पिल्लई के समर्थन के बाद उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वेलु नचियार की कमांडर कोयली थी। कोयली ने भी अद्भुत पराक्रम और साहस का परिचय दिया था। कोयली ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गोला बारूद डिपो पर आत्मघाती हमला किया और इसे नष्ट कर दिया था। वेलु नचियार ने अपने पति के राज्य को फिर से प्राप्त किया और 10 और वर्षों तक शासन किया। उनके अद्भुत पराक्रम, साहस से भावी पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी। हाल ही में सांसदों और विधायकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फ्री स्पीच केस पर 5 जजों की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्रियों के बयानों को सरकार का बयान नहीं कह सकते। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित प्रतिबंधों को छोड़कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि मामला कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का था। दरअसल 2016 में बुलंदशहर में बलात्कार की घटना हुई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्य मंत्री ने एक राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला राज्य के दायित्व, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करता है। जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली और जस्टिस B.R. गवई, A.S. बोपन्ना, V. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस B.V. नागरत्ना की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। इसी पीठ ने एक दिन पहले 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। हाल ही में नासा के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा चेतावनी दी गई है कि चीन भविष्य में चंद्रमा के संसाधनों पर दावा कर सकता है। अधिकारी द्वारा कहा गया कि चीन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतरिक्ष दौड़ में लगा हुआ है। अगर चीन वहां पहले पहुंच जाता है तो वह चंद्रमा के संसाधन समृद्ध क्षेत्रों पर दावा कर सकता है। इस मामले पर चीनी दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि बाहरी अंतरिक्ष कुश्ती का मैदान नहीं है। चीन ने यह भी कहा कि चीन हमेशा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत करता है, बाहरी अंतरिक्ष में शस्त्रीकरण और हथियारों की होड़ का विरोध करता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य के साथ एक समुदाय के निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से काम करता है। हाल के वर्षों में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई गुना वृद्धि देखी गई है। पिछले साल चीन ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया और कई चंद्र परिक्रमा और नमूना संग्रह मिशन भी चलाए। रिपोर्टों के अनुसार चीन के चंद्र मिशन का तीसरा चरण 2025 के लिए निर्धारित है और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहता है। आपको बता दें कि चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चांगी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 चरणों का मिशन है।
पहले चरण में 2 चंद्र कक्षाओं में प्रक्षेपण शामिल था और अब यह प्रभावी रूप से पूरा हो गया है। दूसरा चरण चल रहा है और इसमें चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और मून रोवर्स को उतारने में सक्षम अंतरिक्ष यान शामिल हैं। तीसरे चरण में एक चंद्र नमूना वापसी मिशन शामिल है। अंतिम चरण में चीन द्वारा चांद पर एक लूनर रोबोटिक रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जाएगा। 2019 में चीन मानव युक्त चंद्र लैंडिंग मिशन के लिए प्रारंभिक अध्ययन की समीक्षा कर रहा था। 2021 में चीन और रूस ने घोषणा की कि वे एक साथ एक मून बेस का निर्माण करेंगे। साथ ही औपचारिक रूप से देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसी प्रकार आर्टेमिस कार्यक्रम एक रोबोटिक और मानव चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम है। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम में 3 भागीदार एजेंसियां भी हैं। ये हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? आर्टेमिस कार्यक्रम में 3 भागीदार एजेंसियां हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कथन है, चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का नाम तियांगोंग है। कूट की मदद से आपको जवाब देना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। अगला सवाल है, रानी वेलु नचियार से संबंधित कथनों पर विचार करें। रानी वेलु नचियार का शासन आंध्र प्रदेश के ऊपरी तटीय प्रदेशों में विस्तृत था। रानी वेलु नचियार ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध संग्राम में अपने राज्य का नेतृत्व किया था। रानी वेलु नचियार की कमांडर का नाम कोयली था। रानी वेलु नचियार ने टीपू सुल्तान, स्थानीय सामंतों, मरुधु भाइयों और थंडावरायण पिल्लई के समर्थन से फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कूट की मदद से आपको बताना है कौन सा ऐसे कथन सही है। 2 और 3, केवल 3, 2 और 4 या फिर 1 और 3। चलिए देख लेते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में लूला डि सिल्वा कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील, हंगरी, पुर्तगाल या फिर स्पेन? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ब्राजील। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक देश के 33.33% भाग पर वनों का विस्तार जरूरी है। 2016 में हुआ विमुद्रीकरण भारत में ऐसे पहली घटना थी। बताना था कि कौन से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न 2। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए यानी केवल 1। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले बुलेटिन में कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।